नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। टारगेट एग्जाम विधि चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जीके और साइंस के 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मराठों की कराधान प्रणाली से संबंधित है? तो जो चौथ और सरदेशमुखी है, मराठा कराधान प्रणाली से संबंधित है। ऑप्शन आपका ए वाला सही है। जो चौथ होता था वह विजित राज्यों के क्षेत्रों से उपज का 1/4 भाग वसूला जाता था, जबकि जो सरदेशमुखी होता था, यह राज्य की आय का 1/10 भाग वसूला जाता था। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, औद्योगिक पुनर्गठन से उत्पन्न हुई बेरोजगारी आमतौर पर आपूर्ति या मांग में उतार चढ़ाव की बजाय प्रौद्योगिकी परिवर्तन के कारण होती है, उसे क्या कहते हैं? तो इसे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं या संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी यह दीर्घकालीन होती है दोस्तों। बेरोजगारी दीर्घकालीन बेरोजगारी होती है। औद्योगिक क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न बेरोजगारी संरचनात्मक बेरोजगारी होती है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। तीसरा प्रश्न है, भौतिक मात्रक एंट्रोपी की इकाई क्या है? एंट्रोपी की इकाई है जूल प्रति केल्विन। चौथा प्रश्न है, क्वांटम सिद्धांत की नींव किसने रखी थी? तो क्वांटम सिद्धांत की नींव मैक्स प्लैंक ने रखी थी। ऑप्शन ए वाला सही है। सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की थी? सापेक्षता के सिद्धांत की खोज अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी। इन्होंने ही द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E = mc² भी प्रतिपादित किया था। इन्हें 1921 में नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में सिट्रिक या साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल आपका दूध या दही में पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल आपका अंगूर में होता है और एसिटिक अम्ल सिरका में होता है। सातवां प्रश्न है आपका, जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा किस समय प्रचलन में आई थी? तो जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा का विकास 1995 में किया था। किसने किया था? तो इसे जो है ब्रैंडन एक ने डेवलप किया था। ब्रैंडन एक द्वारा यह डेवलप की गई थी। आठवां प्रश्न है, कठोर पानी को उबालकर या उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाकर उसे मृद जल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो CaOH2 अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाकर कठोर जल को मृद जल में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है उसे क्लार्क मेथड कहते हैं, क्लार्क प्रोसेस कहते हैं। इसे चूना मृदुकरण प्रक्रिया भी कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जायद ऋतु की फसल है? तो जो जायद ऋतु की फसल है इनमें कद्दू है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। मैं आपको बता देता हूं कि भारत में 3 तरह की फसलें बोई जाती हैं, जैसे आपकी खरीफ फसल हो गई, रबी फसल हो गई और तीसरी होती है आपकी जायद फसल। जो खरीफ फसलें होती हैं दोस्तों वह जून और जुलाई में बोई जाती हैं। जून जुलाई में बो करके इन्हें नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है। नवंबर दिसंबर में इन्हें काट लिया जाता है। इन फसलों में आपका मक्का आता है, अरहर आता है, गन्ना, धान, तिलहन, बाजरा और ज्वार जैसी फसलें आती हैं। याद रखिएगा इन्हें। खरीफ फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं, नवंबर दिसंबर में काटी जाती हैं। मक्का, अरहर, गन्ना, धान, तिलहन, बाजरा और ज्वार खरीफ फसलों के उदाहरण हैं। जो रबी की फसलें होती हैं वह अक्टूबर से नवंबर के मध्य बोई जाती हैं और मार्च से अप्रैल के मध्य काट ली जाती हैं। अब रबी फसलों में आपका आता है आलू, जौ, सरसों, चना, राई, मटर, गेहूं आदि। याद रखिएगा, रबी फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं, मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। इनमें आलू, जौ, सरसों, चना, राई, मटर और गेहूं आते हैं। जायद फसलें जो होती हैं यह मार्च और अप्रैल के मध्य बोई जाती हैं और इनकी कटाई होती है जून से अगस्त के बीच में। अगस्त के बीच में कटाई होती है। और जायद फसलों में आपका करेला आता है, ककड़ी आता है, तरबूज आता है, कद्दू तो मैंने आपको बताया ही, खरबूजा आदि फसलें आती हैं। जायद फसलों का जो समय होता है मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं, जून से अगस्त के बीच में काटी जाती हैं। इनमें करेला, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, कद्दू आदि फसलें आती हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी परियोजना कावेरी नदी पर स्थित है? जो कावेरी नदी पर स्थित नदी घाटी परियोजना है वह शिव समुद्रम है। यह कर्नाटक राज्य से संबंधित है दोस्तों। नाथपा झाकरी परियोजना आपकी सतलज नदी पर है। सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और जवाहर
सागर परियोजना दोस्तों चंबल नदी पर है। चंबल नदी राजस्थान में पड़ती है, ये राजस्थान में। आपका तुलबुल परियोजना दोस्तों झेलम नदी पर है। झेलम नदी पर जम्मू एंड कश्मीर में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करता है? तो 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करने के लिए लाया गया था, और यह जो है 13 अप्रैल 2015 में लागू हुआ था। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 यह जीएसटी लागू करने से संबंधित है, जो वस्तु एवं सेवा कर देश में लाया गया था। वस्तु एवं सेवा कर देश में 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में लागू हुआ था। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि हस्तांतरण को लेकर के संबंधित है। भूमि हस्तांतरण को लेकर संबंधित है। 96वां संविधान संशोधन अधिनियम में 8वीं अनुसूची में जो उड़िया शब्द है, उस उड़िया शब्द की जगह ओडिया शब्द जोड़ने से संबंधित है। ओडिया होगा, उड़िया की जगह ओडिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 12वां प्रश्न है, द मैगिनोट लाइन किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो द मैगिनोट लाइन दोस्तों फ्रांस और जर्मनी के मध्य स्थित है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के मध्य जो है 38 पैरेलल लाइन स्थित है, जिसे हम लोग 38 समांतर रेखा भी कहते हैं। यूएसए और कनाडा के बीच में 49th पैरेलल लाइन स्थित है, या जिसे जो है 49वीं समांतर रेखा भी कहते हैं। फिनलैंड और रसिया के मध्य दोस्तों द मैनरहिम लाइन स्थित है। मैनरहिम लाइन, द मैनरहिम लाइन फिनलैंड और रशिया के मध्य स्थित है। 13वां प्रश्न है, अनदर लाइफ फुल्ली एनोटेटेड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अनदर लाइफ फुल्ली एनोटेटेड पुस्तक वालकोट डेरेक द्वारा लिखी गई। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। एल्विन टॉफलर द्वारा लिखी गई पुस्तक पावर शिफ्ट है। पावर शिफ्ट पुस्तक किसने लिखी है? तो एल्विन टॉफलर द्वारा पावर शिफ्ट पुस्तक लिखी गई है। डोमिनिक लेपेयर की पुस्तक का नाम है द सिटी ऑफ जॉय। द सिटी ऑफ जॉय। और प्लेटो की पुस्तक का नाम है रिपब्लिक। इसको एक बार और मैं बताऊंगा। एल्विन टॉफलर की पुस्तक का नाम पावर शिफ्ट है। डोमिनिक लेपेयर की पुस्तक नाम द सिटी ऑफ जॉय है। वॉलकॉट डेरेक ने अनदर लाइफ फुली एनोटेटेड लिखी है, और प्लेटो द्वारा द रिपब्लिक पुस्तक लिखी गई है। 14 नंबर का प्रश्न है आपका, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान या राष्ट्रीय सरकरा संस्थान आपका कानपुर में स्थित है। पणजी में आपका राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है। पणजी में आपका राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान स्थित है। चंडीगढ़ में जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान है। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में स्थित है। जमशेदपुर में राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला है। इसको एक बार और जल्दी से देखते हैं। पणजी में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है। चंडीगढ़ में जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान है। जमशेदपुर में राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला है। कानपुर में आपका भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान या राष्ट्रीय सरकरा संस्थान स्थित है। 15वां प्रश्न है, वोन किस देश की मुद्रा है? तो दोस्तों जो वोन होती है वह साउथ कोरिया की मुद्रा है। साउथ कोरियन वोन इसे कहा जाता है। नॉर्थ कोरिया की मुद्रा भी यही है, तो उसे जो है नॉर्थ कोरियन वोन कहा जाता है। और जो साउथ कोरिया की राजधानी है दोस्तों, यह सियोल है। सियोल इसकी कैपिटल है। वियतनाम की बात करें तो वियतनाम की जो राजधानी वह हनोई है, और इसकी मुद्रा डोंग है। याद रखिएगा आप लोग। इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है। अदिस अबाबा, और इसकी राजधानी जो है, इसकी जो मुद्रा है वह विर है। और केन्या की राजधानी नैरोबी है। नैरोबी, और इसकी जो मुद्रा है वह शिलिंग है। इसको एक बार और दोहराते हैं। वियतनाम की राजधानी हनोई, मुद्रा डोंग। इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा और मुद्रा बिर है। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है, मुद्रा साउथ कोरियन वोन है। और केन्या की राजधानी नैरोबी है, और इसकी मुद्रा शिलिंग है। 16वां प्रश्न है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस
किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों जो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस है वह 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। 16 अक्टूबर को दोस्तों विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाते हैं। 30 अक्टूबर को विश्व मितव्ययिता दिवस मनाया जाता है। दिवस विश्व मितव्ययिता दिवस 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। 14 अक्टूबर को मैं बता देता हूँ, इस दिन तो 14 नवंबर को बाल दिवस होता है भारत में, और विश्व में विश्व मधुमेह दिवस होता है। मधुमेह दिवस, वर्ल्ड डायबिटीज डे 14 नवंबर को होता है। एक बार इसको और देखेंगे। 26 नवंबर को आपका विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस होता है। 30 अक्टूबर को विश्व मितव्ययिता दिवस होता है। 14 नवंबर को भारत में बाल दिवस और विश्व में विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। 17वां प्रश्न है आपका, आंध्र केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो निम्नलिखित में से आंध्र केसरी के नाम से टी प्रकाशम प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है। देश बंधु कहा जाता है। और CF एंड्रूज को दोस्तों दीन बंधु कहा जाता है। दीन बंधु CF एंड्रूज जी कहलाते हैं। और अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। 18वां प्रश्न है, यक्षगान किस राज्य से संबंधित है? तो जो यक्षगान है वह कर्नाटक से संबंधित है। ऑप्शन आपका डी वाला सही है। यदि उत्तर प्रदेश से आता है तो आप नौटंकी एग्जाम में आ जाता है तो आप उत्तर प्रदेश समझेंगे। और गोवा से संबंधित जो लोक नृत्य है उनमें से एक मांडी है। और गुजरात से संबंधित है टिप्पानी। बहुत सारे लोक नृत्य हैं इन राज्यों से संबंधित, लेकिन जो है मैंने सिर्फ एक ही आपको बताया है। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समाधि स्थल लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित है? तो लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है वह विजय घाट कहलाता है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। शांति भवन जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से संबंधित है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का नाम शांति वन है। और शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का है, इंदिरा गांधी। और वीर भवन जो दोस्तों आपका है वो राजीव गांधी से संबंधित है, राजीव गांधी से। 20वां प्रश्न है, हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंधित है? हरिप्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध बांसुरी वादक है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। और शहनाई से उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं। और सितार वादक में पंडित रविशंकर जी का नाम आता है। पंडित रविशंकर के बारे में पूछ सकता है तो ये प्रसिद्ध सितार वादक थे। और यदि तबला वादक के बारे में पूछता है तो जाकिर हुसैन जी। तो दोस्तों ये थे 20 प्रश्न। मुझे आशा है कि आपके लिए एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसी तरह की वीडियोज़ में लेकर के आता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।